जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर टाइमलाइन नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि इस प्रोसेस को कैसे लेके चला जाए तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज एक क्यों ना इस प्रोसेस पे जितने स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको डिटेल से बता दूं, ताकि जो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इनटेक में आने के बारे में प्लान कर रहे हैं उनको कोई भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और जैसे कि हमारा टॉपिक है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन क्राइटेरियाज है जिनको नज़र में रख के आपको अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़। और प्लीज़ ट्राई करें कि 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ आप शॉर्टलिस्ट लाजमी करें। अगर आप 1 से 2 यूनिवर्सिटी ही जस्ट शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में जाके कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सो आप ट्राई करें कि मिनिमम 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ को आप शॉर्टलिस्ट करें। और उसके बाद आपने सबसे पहले अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। डिग्री प्रोग्राम आप पहले सेलेक्ट कर लें और अपना डिग्री प्रोग्राम एक ही रखें जिससे रिलेटेड फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है। जैसे मैंने एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स को सिलेक्ट किया था, तो उसके बाद फिर मैंने वो यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की थी जो एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रही हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ कभी भी ये एक कोर्स नहीं पढ़ाती। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें मेरा एम था कि मैं यहाँ पर एडमिशन लूँ, लेकिन वो एआई का कोर्स नहीं पढ़ा रही थी, तो इसलिए फिर मुझे उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट नहीं करना था। तो इसलिए आप पहले अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें जो आपने पढ़ना है, फिर आप वो यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर लें जो वो डिग्री प्रोग्राम उस इनटेक में पढ़ा रही हैं। और उसके बाद जो है आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की आपने प्रॉपर फीस एंड फाइनेंस का जो सेक्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है। और आपने ये देखना है कि आपकी जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी लेंथ कितनी है, मींस 1 ईयर का मास्टर्स है या 2 इयर्स का मास्टर्स है। जैसे 1 ईयर का मास्टर्स होता है, फिर 2 इयर्स के मास्टर्स में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक विद प्लेसमेंट होता है और एक जो होता है आपका विद एडवांस रिसर्च होता है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके, क्योंकि जो 1 ईयर का मास्टर्स होता है उसमें आपने उन्होंने ट्यूशन फीस भी मेंशन की होती है, जो कि इस साल थी £15,495 1 ईयर के मास्टर्स की। और जो 2 इयर्स के मास्टर्स हैं, चाहे वो विद प्लेसमेंट हो या चाहे वो जो है वो एडवांस रिसर्च हो, उसकी जो आपके पास ट्यूशन फीस आ रही थी वो £17,950 आ रही थी। तो ये चीज़ आपने पहले से जो है वो बिल्कुल अच्छे से आपने देख लेनी है, क्योंकि वक्त पे आप इस तरह का इशू नहीं क्रिएट कर सकते कि फ़ीस ज़्यादा है। सो आपने उनके फ़ीस एंड फाइनेंस के सेक्शन में जाके आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि उनकी क्या फ़ीस है 1 ईयर की या 2 इयर्स की मिला के। तो उसके बाद जो है आपने फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई कर देना है। और ट्राई करें कि यानी काफ़ी मंथ्स के मार्जिन से आप अप्लाई करें। लेट्स सपोज अगर आप सितंबर इनटेक में जा रहे हैं तो अपना प्रोसेस जनवरी से स्टार्ट कर दें, सो दैट आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा। जो आगे के नेक्स्ट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी उसमें वो आपको टाइम हेल्प करेगा। और अगर आप जनवरी इनटेक में जा रहे हैं तो अपना प्रोसेस अगस्त से स्टार्ट कर दें। मिनिमम आपने 4 मंथ्स का गैप रखना है सारे प्रोसेस को सुकून से करने के लिए। तो सबसे पहले आपने जो है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। अब आपको जो है वो विद इन 1 to 2 वीक्स आपको ऑफर लेटर्स यूनिवर्सिटी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑफर लेटर आने पे ऐसा समझ लेते हैं कि बस हमारा तो एडमिशन हो गया और हम तो समझो यूके पहुंच गए। ऐसा नहीं है। बेशक ऑफर लेटर आना एक बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कितने मसले मसाइल आने हैं ये तो ऑफर लेटर आने के बाद ही पता चलते हैं। जब आपको ऑफर लेटर आ जाए तो आपने उसके बाद वो वक्त होता है जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। तो आपके पास जैसे लेट्स सपोज आपने 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और आपको बिल्कुल 5 to 6 यूनिवर्सिटीज से ही ऑफर लेटर आ गया। सो अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो अब इसमें से मैं कौन सी एक यूनिवर्सिटी को फाइनल सेलेक्ट करूं जहां पे मैंने अपनी इनिशियल डिपॉजिट की फ़ीस जमा करवानी है। क्योंकि जब तक आप अपना इनिशियल डिपॉजिट नहीं कराते आपकी सीट रिजर्व नहीं होती।
तो अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए उस यूनिवर्सिटी में, उस मॉड्यूल में, उस कोर्स में आपने इनिशियल डिपॉजिट देना होता है, जो कि रिलाई करता है 3000 टू लेके 7000 पाउंड्स, इसके दरमियान ही यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 3000 लेती हैं, कुछ 4000, कुछ 5000 और कुछ 7000। तो ये भी सब उन्होंने वहाँ पे अपने फीस एंड फाइनेंस के सेक्शन में मेंशन किया होता है। और जो आपको ऑफर लेटर आता है उस पर भी मेंशन होता है कि आपने कितना इनिशियल डिपॉजिट देना है और क्या उसकी डेडलाइन है। तो डेडलाइन को भी आपने मीट करना होता है। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, ये आपको कुछ वीक्स का जो है वो आपको एक कह सकते हैं कि आपको एक बोनस देते हैं कि अगर आप इतने वीक्स के अंदर या इस डेट तक अपना इनिशियल डिपॉजिट करवा देंगे तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा 1000 पाउंड का। सो मैंने भी उस टाइम फ्रेम के अंदर अपना इनिशियल डिपॉजिट करवा दिया था। तो मेरे कोर्स की क्योंकि टोटल फीस थी 17,950, क्योंकि मेरा 2 ईयर्स का कोर्स है, 1 ईयर का मेरा कोर्स है, 1 ईयर की जो है वो मेरी प्लेसमेंट है। तो मैंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट को जो था वो अवेल किया था। सो मेरी टोटल ट्यूशन फीस अब 16,950 हो गई थी, 1000 का डिस्काउंट हो गया था। सो आपने इस तरह की जो उनकी ईमेल्स वगैरह आती हैं आपने इग्नोर नहीं करनी और आपने बिल्कुल प्रॉपरली इस चीज़ को लेकर चलना है। सो जब आपने इस वक्त पे आना है कि मैं कौन सी एक डिग्री है जिसको सिलेक्ट करूं, तो उससे पहले आपने चेक करना है कि वो डिग्री किस, यानी वो जो यूनिवर्सिटी है किस जगह पे है। आपने देखना है कि वो आपको जो है वहाँ पे अकोमोडेशन कैसी आपने लेनी है, आया आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेनी है या आपने प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं मिलती। सो दैट आपको फिर जो है वो प्राइवेट अकोमोडेशन पर रिलाई करना पड़ता है और ये थोड़ा सा जो है ना हेक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन थोड़ी सी आपको ढूंढ ढूंढ के सर्वे करके या फिर किसी रेफरेंस से ढूंढनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपने उस वक्त में देखनी होती है। सेकंड आपने देखना होता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो यानी किसी टाउन सेंटर, सिटी सेंटर के करीब है या किसी अलग ही जगह पे है। सिटी सेंटर के करीब अगर होगी सो दैट आपको बसेस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो इशू नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ करीब से ही मिल जाएंगी। और टाउन सेंटर के करीब आपको जो है जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं और आपको जो है वहाँ पे अकोमोडेशन भी ईजिली मिल जाती है। सो ट्राई करें कि वो यूनिवर्सिटी लें जो टाउन सेंटर, सिटी सेंटर के करीब हो। सो उसके बाद जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली जो इन सब क्राइटेरियाज पे पूरी उतरी थी, तो अब वक्त आता है इनिशियल डिपॉजिट पे करने का। सो अब आपने इनिशियल डिपॉजिट पे करना है और आपने इनिशियल डिपॉजिट उतना ही पे करना है जितना उन्होंने ऑफर लेटर पे लिखा है। लेकिन जैसे अब ऑफर लेटर पे 5000 लिखा होता है और हम जब करवाने जाते हैं किसी भी मनी एक्सचेंजर के पास या किसी भी वेस्टर्न यूनियन टाइप के कंपनी के पास, तो वो हमें कहते हैं कि कुछ पाउंड्स आप इस पे ऊपर भी रखें, क्योंकि वो हमारे करेंसी रेट्स के एक्सचेंज रेट वगैरह जो है वो डिडक्शन होनी होती है बैंक्स की, तो वो आपने रखने होते हैं। जैसे 5000 अगर यूनिवर्सिटी आपसे इनिशियल डिपॉजिट डिमांड कर रही है तो आप ट्राई करेंगे 5050 पाउंड्स आप जो है वो भिजवा दें, 50 पाउंड्स ऊपर भिजवा दें। बाकी जो बैलेंस होगा आफ्टर ऑल डिडक्शंस वो आपके स्टूडेंट अकाउंट में सेव रहेगा। तो मेरा वैसे आपसे एडवाइस ये है कि जब आप इनिशियल डिपॉजिट करवाएं तो एटलीस्ट ट्राई करें कि प्लीज़ 50% अपनी ट्यूशन फीस दे दें, क्योंकि जितना अच्छा है आप अपने होम कंट्री से पे करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़लालत होती है और यूनिवर्सिटी वाले आपसे विद इन 1 मंथ 65% ऑफ ट्यूशन फीस डिमांड करने लग जाते हैं। सो अगर आपने ऑलरेडी ही 50% अपनी ट्यूशन फीस दी हो तो आपको बिल्कुल सुकून रहेगा, यूनिवर्सिटी वाले आपसे कोई जो है वो इस तरह के इश्यूज़ वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे। तो जब आपने ट्यूशन अपनी इनिशियल डिपॉजिट करवा दिया सो दैट अब आपकी सीट तो होगी रिजर्व। अब आपको इतना पता चल गया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस सिटी जाना है, इस टाउन जाना है। तो अब आपने जो है वो अपना सर्वे स्टार्ट करना है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स लीनियंट ले लेते हैं और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को, जबकि अकोमोडेशन बहुत एक सीरियस मैटर होता है। जैसे जैसे आपके यानी टाइम कम रहता जाता है अकोमोडेशन इतनी जल्दी बुक होना शुरू होती है कि आपको समझ में नहीं आता। तो अगर आपने स्पेशली प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है फिर तो आपको रेफरेंस की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए तो आपको यानी जो है वो बहुत ही जो है ना नेट सर्फिंग वगैरह और सर्वे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेनी है तो उसके लिए जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल से भी आपको एक्सेस मिल जाती है। सेकंड एम्बर स्टूडेंट है
जिनके थ्रू मैंने पर्सनली अपनी ये अकोमोडेशन ली थी, और उनके साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी रही है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एम्बेस स्टूडेंट के ज़रिए अकोमोडेशन लें। वो आपको चीप रेट्स पे अकोमोडेशन देते हैं और आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करके आपको बिल्कुल प्रॉपरली आपको अकोमोडेशन तक थ्रू आउट ऑल प्रोसेस आपको गाइड करते हैं। सो अब आपने अकोमोडेशन भी अपनी लेट्स सपोज कर ली, 100-200 मिनिमम डिपॉजिट वो आपसे लेते हैं, सो आपकी अकोमोडेशन भी रिजर्व हो जाती है। सो अब आपकी यूनिवर्सिटी में सीट भी रिजर्व होगी, आपकी अकोमोडेशन भी रिजर्व होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अब बैंक स्टेटमेंट शो करनी है अपना वीज़ा फाइल करने के लिए। सो वी नीड टू शो 28 डेज ऑफ मेच्योर बैंक स्टेटमेंट, और वो अपने बैंक स्टेटमेंट अगर स्टूडेंट ने अपनी शो करनी है तो फिर यानी वो अपने बैंक में पैसे रख के शो कर सकता है, और अगर उसने अपने किसी पेरेंट्स की शो करनी है, जैसे मैंने अपनी मामा की बैंक स्टेटमेंट शो की थी, तो मैंने मामा के अकाउंट में पैसे रख के तो 28 डेज़ के बाद मैंने वो 30 डेज़ के बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी। तो अगर आप पेरेंट्स के साथ शो करेंगे तो इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि जब वीज़ा फाइल करते हैं तो फिर आपने बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। लेकिन अगर आपने जो है वो अपने बैंक अकाउंट से अपनी शो की है बैंक स्टेटमेंट, तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अप टू यू कि आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से शो करनी है या आपने अपने बैंक से शो करनी है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगता ऐसा ही है कि 28 डेज़ का प्रोसेस है, बस 28 डेज़ के बाद जान छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पर्सनली जो है वो 2.5 से 3 महीने लग गए थे, फिर जाके मैं पैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट वाले रिलीज़ करवा सकी थी। क्योंकि जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट एक दफ़ा स्टार्ट कर देनी है, तो जब तक आपको वीज़ा लग के आपका पासपोर्ट नहीं रिसीव हो जाता, आपने तब तक अपने बैंक से कोई पैसे नहीं निकलवा सकते जो आप शो कर चुके। लेट्स सपोज अगर आपने 75 लाख रुपीस की बैंक स्टेटमेंट आपके वीज़ा लगने के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपने 75 लाख से ऊपर अगर पैसे हैं तो वो आप निकलवा सकते हैं, लेकिन 75 लाख मिनिमम आपके बैंक में रहना चाहिए जब तक आपको पासपोर्ट वीज़ा लग के वापस ना मिल जाए। तो ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो ज़रा नहीं लोगों को पता होती है, वो गलती कर देते हैं, या उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स जैसे बाय की होती हैं और उन्होंने कुछ टाइम के लिए बाय की होती है, लेट्स सपोज 28 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए, और जब 1 मंथ हो जाता है तो इन्वेस्टर वो पैसे ऑटोमेटिकली अकाउंट से जो है वो विड्रॉ करवा लेते हैं, और आपको अभी तक आपका पासपोर्ट ही नहीं मिला होता, ना डिसीजन लगा होता है कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। तो आपको फिर बहुत धचका लग जाता है कि यानी मेरे बैंक से अब एकदम यानी वो पैसे निकल गए हैं जो मैंने रखे हुए थे बैंक स्टेटमेंट के लिए, और पासपोर्ट मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो कहीं ये ना हो कि यानी मेरा वीज़ा कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये आपने ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो है आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप ट्राई करें कि gov.uk की जो वेबसाइट है जहाँ से वीज़ा फाइल करते हैं, आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ही उनको स्कैन कॉपीज अटैच कर दें, सो दैट आपको जिस दिन बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अपने साथ लेके नहीं जाने पड़ेंगे, या फिर आपको वो ईमेल करके फर्दर डॉक्यूमेंट्स नहीं डिमांड कर सकते। सो आपने जब वीज़ा फाइल करना है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आप अगर मदर के साथ या फादर का बैंक अकाउंट शो कर रहे हैं तो फिर आपने अपना जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं वो आप सब वहाँ पोर्टल पे ही अटैच करते। अच्छा, दूसरी बात आती है बायोमेट्रिक की डेट की। बायोमेट्रिक की डेट का भी जैसे जैसे वक्त कम रहता जाता है डेट्स बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, और फिर एंड पे क्या होता है कि आपको डेट्स जो हैं वो परचेज करनी पड़ती हैं 20,000 30,000, या जैसे जैसे फिर आगे टाइम कम रहता जाता है तो आपको फिर इसी तरह बाज़ लोगों ने लाख लाख 1.5 लाख में भी डेट जो है वो परचेज़ की है बायोमेट्रिक की। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि 4 मंथ्स का टाइम मार्जिन रख के अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, ताकि आप बहुत स्मूथली इस प्रोसेस को लेके चल सकें, और आप जो है वो अपनी अकोमोडेशन भी टाइमली करवा लें, अपनी जो है वो बायोमेट्रिक भी टाइमली करवा लें, ताकि आपके पास एंड पे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने को हो और आप बहुत सुकून से जो है वो यूके फ्लाई कर सकें। तो ये हो गया यहाँ तक का प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो 1 ईयर का आपके पास मास्टर्स होता है उसमें आपने नेशनल हेल्थ सरचार्ज जो NHS की फ़ीस होती है वो आपने 1 ईयर की देनी होती है, और वो यूके की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। और लेट्स सपोज अगर आपकी डिग्री प्रोग्राम 2 ईयर्स की है, जैसे वर्क प्लेसमेंट है या आपकी एडवांस रिसर्च है, तो फिर आपने 2 ईयर्स की नेशनल हेल्थ सरचार्ज जो है वो पे करनी होती है, यानी जितनी 1 ईयर की है मल्टीप्लाई बाय 2 कर। तो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे बिल्कुल, जब मैं अपनी पोर्टल पे आके NHS की फ़ीस पे करने लगी थी और वो 2 साल की निकल रही थी, तो मैं इस कदर शॉक्ड हुई थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये 2 ईयर्स की पे करनी है मैंने।
तो फिर मुझे मेरे कंसल्टेंट ने उस वक़्त बताया कि आपकी डिग्री की लेंथ जो है वो 2 इयर्स आ रही है, सो आपको एनएचएस की फ़ीस 2 इयर्स की पे करनी है। और मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बिल्कुल पूरा-पूरा जो है वो मेरा बजट चल रहा था और उसमें 2 इयर्स की नहीं निकल रही थी मेरे पास एनएचएस। तो ख़ैर वो फिर उस वक़्त मैंने जिस तरह भी कर-कुर के पूरा किया और अपनी वो नेशनल हेल्थ सरचार्ज जो है वो पे की। तो उसके बाद फिर मुझे जो है वो बायोमेट्रिक की डेट मिली, जो कि 1 मंथ बाद की मिल रही थी फ्री वाली। और फिर मैंने वो जो है वो परचेज़ की थी, जो कि मुझे आफ्टर 1 वीक वाली डेट मुझे मिल गई थी और मैंने 25,000 में वो डेट बाय की थी। क्योंकि मेरा वक्त बहुत कम रह गया था, मैंने 23 सितंबर को यहाँ पे लैंड करना था, क्योंकि 25 से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी। और आप यकीन माने बायोमेट्रिक मैंने 9 अगस्त को करवाई थी। तो आप टाइम चेक करें कितना कम रह गया था। 4 अगस्त को मैंने जो है वो अपना वीज़ा फाइल किया था और मुझे 1 सितंबर की फ्री वाली बायोमेट्रिक की डेट आ रही थी। तो उस वक़्त इतना रश था कि अगर मैं 1 सितंबर वाली डेट रखती तो वो डिसीजन आते-आते 15, 16, 18 सितंबर हो जानी थी। और फिर कब मैंने फ़्लाइट करवानी थी, कब फिर मैंने पैकिंग करनी थी और कब मैंने यहाँ पहुँचना था, तो वो तो बहुत जो है वो टाइम हो जाना था। सेकंड बात ये कि बायोमेट्रिक जो है वो आप करवा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से अपने वहाँ पे अटैच कर दें। फिर भी आप अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रखें कि अगर वो आपसे डिमांड करें तो आप उसी वक्त दे दें। बायोमेट्रिक्स का वक्त वो आपके थंब प्रिंट्स लेते हैं, आपकी फोटोग्राफ्स लेते हैं और आपका पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं। और उसके बाद वो आपको एक रिसीट पे डेट डाल के दे देते हैं कि यानी आज के दिन में आपकी बायोमेट्रिक हो गई है। तो फिर आपने अपना ईमेल को कंटिन्यूसली चेक रखना होता है। तो मेरा तो यकीन माने नेक्स्ट डे ही जो है वो डिसीजन मेड हो गया था। और लेकिन मुझे ईमेल जो है वो 3 दिन बाद आई थी। और 3 दिन बाद जब मुझे मेरा बीआरपी डिसीजन लेटर मिला था, तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने जो है वो 9 अगस्त को मेरी बायोमेट्रिक की डेट थी और 10 अगस्त को डिसीजन मेरे पासपोर्ट पे हो गया था। तो सक्सेसफुली मेरा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था। और मुझे ईमेल तीन दिन बाद आई थी और उससे नेक्स्ट डे पे मुझे पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आई थी। और फिर मैं अपना पासपोर्ट लेके आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया था मेरा। तो बहुत ही लंबा जर्नी था, बहुत से मसले मसाइल मुझे फेस करने को मिले थे, जबकि मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस किया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे हर्डल्स आए थे। सो मैंने सोचा कि मैं आज न्यू इनटेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको प्रॉपरली गाइड कर दूँ। और अगर आपको फर्दर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, जस्ट कमेंट बिलो इन द वीडियो। आपको किसी किस्म की चीज़ चाहिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझसे कमेंट्स में भी जो है वो पूछ सकते हैं, वरना मेरा इंस्टाग्राम कैप्चर लाइफ विद रमशा का अकाउंट भी मैंशनड है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे डीएम भी कर सकते हैं। सो दैट अगर मेरे कुछ बताने से आपका फ़ायदा हो जाएगा तो मुझे इसका अजर ही मिलेगा और मुझे इससे दिली सुकून ही मिलेगा। सो आज की वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि आज का वीलॉग भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी तरह की कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी जिससे आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।